ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी, तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। आप लोग घरों में रहते हुए इन क्लासेस से भी फ़ायदा उठाएं और साथ ही साथ में फ़िज़िकली स्कूल में भी क्लासेस लें। बिकॉज़ ये एक बात याद रखिएगा, रिविज़न मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट। फ़र्स्ट टाइम में जब आप याद करते हैं बहुत सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती हैं। सेकंड टाइम में जब आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ों का उसमें ऐड हो जाती हैं। याद आपने फ़र्स्ट टाइम में ही किया होता है, लेकिन बच्चों बहुत सारी बातें जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम पढ़ते हैं तो आपके माइंड में फिर से आती हैं, फिर से क्लिक करती हैं। ठीक है, इसलिए अब जो रिवीजन की कंडीशन है वो यही है कि आप स्कूल में क्लासेस भी अटेंड करें और साथ ही साथ में इन लेक्चर्स का सिलसिला भी जारी रखें। ठीक है, एक तरह से ये आप जब क्लासेस भी लेंगे और साथ में ऑनलाइन क्लासेस भी पढ़ेंगे तो आप के माइंड में जो भी प्रॉब्लम होगी वो साथ साथ सॉल्व होगी इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन। जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है 87, चैप्टर 7 हम स्टार्ट किए हुए हैं। प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर में लिमिटिंग फैक्टर्स इन फोटोसिंथेसिस। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को या तो डिक्रीज करेंगे या टोटली स्टॉप कर देंगे। राइट, उस रिएक्शन को होने में रुकावट पैदा करेंगे। दैट फैक्टर्स आर नेम्ड एज लिमिटिंग फैक्टर्स। फोटोसिंथेसिस के लिमिटिंग फैक्टर्स जो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन सनलाइट एंड टेम्परेचर। वैसे तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे बुक में डिस्कस हो रहा है दैट इज़ टेम्परेचर, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जी, हमने कहा था कि अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट कम होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, और अगर लाइट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर लाइट बहुत ज़्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा नहीं होता, उस वक्त कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने टेम्परेचर की बात की थी। एक ख़ास टेम्परेचर पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा होता है क्योंकि सारे एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं ऑन दैट टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर सूटेबल है लेकिन लाइट अवेलेबल नहीं है, सनलाइट मौजूद नहीं है, तो वो टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखेगा ऑन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। लास्ट में हमने डिस्कस किया था इफ़ेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार जो कि स्टोमेटा के ज़रिए से अंदर आती है लीव्स के अंदर, और लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा हो रहा है, और अगर रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस भी अल्टीमेटली कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा एक ख़ास मिक़दार तक ही होता है। उसके बाद जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एक नॉर्मल अमाउंट से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत मुतासिर होता है। वो कैसे मुतासिर होता है? उस वक्त जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो स्टोमेटा के डे टाइम पे ही स्टोमेटा को क्लोज करने की वजह बन जाते हैं। द मोर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will cause the closure of stomata in the leaves, जिसकी वजह से वहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। जब मोर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी। इसके बाद बेटे
इससे नेक्स्ट पेजेस पर फैक्टर्स के बाद हमारे पेजेस जो दिए गए हैं देयर आर गिवन प्रैक्टिकल वर्क, पेज 1 to 4, 1 to 5, 6, 7, 8, 128, 129 तक प्रैक्टिकल वर्क है, राइट बच्चों। और उसके बाद हम इस चैप्टर का जो दूसरा बड़ा बायोकेमिकल रिएक्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ टुडेज लेसन दैट इज़ नेम्ड एज रेस्पिरेशन। बच्चों, कभी आपने बर्निंग प्रोसेस को ऑब्जर्व किया? बर्निंग किस तरह से होती है? कोई भी फ्यूल जो जल रहा है, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो कोई गैस जल रही होती है, फ्यूल होता है। वो फ्यूल असल में CH बॉन्ड्स का मिक्सचर होता है, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो फ्यूल जो बर्न हो रहा होता है। एंड बर्निंग प्रोसेस ऑलवेज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और बर्निंग के रिज़ल्ट में क्या होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है और लाइट प्रोड्यूस होती है, हरारत और रोशनी आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। The burning process is very similar to respiration. Respiration में क्या होता है, CH बॉन्ड, CH कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑफ फूड, जो भी फूड मटेरियल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारे पास फूड है दैट इज़ ग्लूकोज C6H12O6। इस फूड के अंदर, ग्लूकोज के अंदर जितना भी CH बॉन्ड है ये ब्रेक होता है। और ये CH बॉन्ड जब भी ब्रेक होगा, इफ़ दिस ब्रेक अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, या इस रिएक्शन को यहाँ पर ग्लूकोज के साथ दिखा देते हैं। तो ग्लूकोज जब बर्न होता है, ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो carbon dioxide is produced, water is also produced, and energy in the form of ATPs are produced here. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये CH बॉन्ड के अंदर एक ख़ास केमिकल एनर्जी थी जो स्टोर हुई थी, जो यहाँ पर ब्रेक होगी। This process occur by oxidation reduction reaction. ये रिएक्शन कैसे होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होगा, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी और ये ब्रेक हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हो ही रही है, साथ ही साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा और एनर्जी की एक बड़ी मिकदार यहाँ पर रिलीज़ होगी। दैट एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। बच्चों, हमें पता है ATP क्या होते हैं। ATP एनर्जी करेंसी है जो यहाँ पे जितनी भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होगी उस सारी को कैप्चर कर लेगा, स्टोर कर लेगा। और जहाँ जहाँ पर सेल को मेटाबॉलिक रिएक्शंस में एनर्जी की ज़रूरत होगी, देयर द एनर्जी इज़ गिवन, वहाँ पर ये एनर्जी दे दी जाएगी। ठीक है बेटे। दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस, अगर यही प्रोसेस रेस्पिरेशन का सेल के अंदर हो रहा है और सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको उस रेस्पिरेशन के लिए हम नाम ही सिर्फ होता बेसिकली ये सेल के अंदर ही है। एंड दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, आप यहाँ पर डेफिनेशन मार्क करेंगे। वन इज़ फॉर रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर cellular respiration. The CH bond of food is broken down and this process is done by oxidation reduction reaction. और फूड की या ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पर C6H12O6 में जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, ये ब्रेक होंगे और जिसके नतीजे में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी
और साथ ही साथ में वाटर और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP will produced here. This is completely oxidation reduction reaction. बच्चों यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, that is the energy which is used by organisms in different body mechanisms or metabolic other reactions. तो यहाँ पर आपने दो डेफिनेशंस स्टार्ट में मार्क करनी है जी। द CH ऑर्गेनिजम्स से फोर्थ लाइन से आपने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मार्क करनी है। ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज ऑक्सीजन फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ CH bonds present in the food in their cells. This breakdown yields energy which is transformed into ATP. During this process, CH bonds are broken by oxidation reduction reaction and carbon dioxide and water are produced. यहाँ तक आपने डेफिनेशन मार्क करनी है रेस्पिरेशन की। ठीक है बेटे, रेस्पिरेशन की डेफिनेशन है, देन सेलुलर रेस्पिरेशन लास्ट सेंटेंस से लेंगे। द सेलुलर एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेल के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, एनर्जी पैदा हो रही है, एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस मीन एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, देन इट इज नेम्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस एक सेंटेंस के साथ साइड बॉक्स को भी साथ में लिंक करेंगे। इन सेलुलर रेस्पिरेशन फूड इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2 एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू वाटर। बेसिकली ये फूड है जो ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड इनटू वाटर। ऑक्सीजन रिड्यूस होके वाटर प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। याद रखिएगा, रेस्पिरेशन के लिए जो बेसिक मटेरियल है जिसके ऊपर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, दैट इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज is the raw material. Glucose is the fuel. Is the fuel used in respiration. respiration में के प्रोसेस में जो चीज़, जैसे आपने देखा था फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों का होना ज़रूरी था, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जबकि यहाँ पर रेस्पिरेशन के होने के लिए ग्लूकोज इज़ द फ्यूल, ग्लूकोज इज़ द नेसेसरी सब्सटेंस जिसके ऊपर रेस्पिरेशन होनी है। नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। on the basis of availability of oxygen। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बेस पे हमने रेस्पिरेशन को 2 बड़ी टाइप्स पे रखा है। वन इज नेम्ड एज aerobic respiration. One is named as aerobic respiration. This respiration occurs in the presence of oxygen. स्टार्ट में तो जस्ट इंट्रोडक्शन पहले बता रही है, फिर इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकेंड वन टाइप इज नेम्ड एज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। anaerobic respiration. Let's see दोनों में क्या फ़र्क है। occurs in the presence of oxygen while anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. इस प्रोसेस को anaerobic respiration को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है या ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है ये प्रोसेस।
in the absence of oxygen. बच्चों बेसिकली डिफरेंस आ जाता है या टाइप्स पूछ ली जाती हैं तो आपने बताना है कि एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन आर द टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. एक वो रेस्पिरेशन है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. occurs in the presence of oxygen, it is named as aerobic respiration. Aerobic respiration. And the second one is named as anaerobic respiration, which occurs in the absence of oxygen. अब हम इनको डिटेल से देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है. सिंपली मैंने आपको ये बता दिया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में जितने BCH बॉन्ड्स होते हैं वो सारे के सारे ग्लूकोज के अंदर ब्रेक होते हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, इसलिए कोई भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं रह जाता है, इसलिए मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोड्यूस होते हैं. यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की मिकदार ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन. अब वो कहते हैं कि इसका फर्स्ट स्टेप जो होता है ग्लूकोज ब्रेक होता है. पहले स्टेप में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है into two molecules of pyruvic acid. This occurring in the presence of oxygen. यहाँ पर first of all this glucose will produce two molecules of pyruvic acid. Now what is pyruvic acid? Pyruvic acid एक 3 कार्बन कंपाउंड है. 3 कार्बन कंपाउंड है. ग्लूकोज आपको पता है C6 कंपाउंड है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला ग्लूकोज का. और जब ये ब्रेक होगा फर्स्ट स्टेप में एरोबिक रेस्पिरेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन होगा. और फर्स्ट स्टेप में वैसे तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं होती है जब पायरुविक एसिड बनता है. देन दिस पायरुविक एसिड इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, water and energy plus energy in the form of ATP. यहाँ पर सारे के सारे CH बॉन्ड्स टूट चुके हैं. CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी कार्बन का हाइड्रोजन के साथ अब बॉन्ड नहीं रहा है. ठीक है बेटे. इसके बाद ग्लूकोज की जब ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है तो उसमें सबसे पहले क्या चीज़ बनती है. फर्स्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस होते हैं. देन पायरुविक एसिड कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. आप ये समझ लो कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 नंबर ऑफ ATPs प्रोड्यूस होते हैं, इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है यहाँ पर क्योंकि सारे के सारे CH बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं. जबकि दूसरी तरफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है इसको देखते हैं. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप तो सेम है. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज फर्मेंटेशन. This is also named as fermentation. This process occurs in the absence of oxygen. Anaerobic respiration में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है in the absence of oxygen. और फर्स्ट स्टेप जो है यहाँ पर सेम है. ग्लूकोज is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. पायरुविक एसिड मैंने अभी ऊपर भी बताया, यानी फर्स्ट स्टेप दोनों का सेम है. दोनों में पायरुविक एसिड ही प्रोड्यूस होना है. ठीक है. अब जी वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के प्रोड्यूस हुए थे विच आर 3 कार्बन कंपाउंड्स
और फिर फर्दर ऑक्सीडेशन हुई थी इन 3 कार्बन कंपाउंड्स यानी पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स की, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई थी। अब यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं, दिस इज़ द प्रोसेस विच अकर्स। यहाँ पे चाहे तो हम ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करते हुए दिखा सकते हैं। वैसे उन्होंने जो इक्वेशन हमारी बुक में एरोबिक रेस्पिरेशन की दी है उसमें पायरुविक एसिड को बनते हुए नहीं दिखाया, लेकिन याद रखिएगा कि पायरुविक एसिड बनता है फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होती है और कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन का भी फर्स्ट स्टेप बिल्कुल एरोबिक रेस्पिरेशन जैसा ही है, जिसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दैट इज C6H12O6 is broken into 2 molecules of pyruvic acid. अब यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन भी इसको कहा जाता है। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहले हमने कहा रेस्पिरेशन की 2 टाइप्स हैं, ऑन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम बात कर रहे हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक करता है और कौन ब्रेक करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन की भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज नेम्ड एज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन नाम से क्या पता चल रहा है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। ये कुछ बैक्टीरिया प्रोसेस करते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। बच्चों, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ये प्रोसेस को करते हैं कंप्लीट बैक्टीरिया करते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन तो यूज हो ही नहीं रही है। तो आपको पता है एनएरोब्स आर द ऑर्गेनिजम्स which have the ability to perform the process of anaerobic respiration. Bacteria and yeast और बैक्टीरिया हैं जो ये प्रोसेस करेंगे। वो इस प्रोसेस को कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो हो चुका है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। फर्स्ट स्टेप इज विच इज सिमिलर टू एरोबिक रेस्पिरेशन, उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हो चुके हैं। यहाँ पर पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक करेंगे। पायरुविक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, एक 3C कंपाउंड है और यहाँ पे 2 पायरुविक एसिड प्रोड्यूस हुए थे। दिस पायरुविक एसिड इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया एंड यीस्ट, और वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे क्या, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी। बच्चों, इस रिएक्शन से आप लोग फेमिलियर होंगे, मैं अभी आपको बताती हूँ। C2H5OH, यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है C2H5OH क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे इसमें CH बॉन्ड्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पे ब्रेक नहीं हुए हैं, वो अभी तक यहाँ पर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ इथाइल अल्कोहल। बेसिकली ये जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला प्रोसेस है, दिस इज द वन टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन विच इज़ ऑल्सो ऑब्जर्वेबल। जब आप पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो उसके अंदर हम स्टार्च की फर्मेंटेशन जब करते हैं तो उसके अंदर कुछ यीस्ट ऐड की जाती है। आपने देखा होगा थोड़े से टाइम के बाद उस डो की जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। क्यों वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अल्कोहल प्रोड्यूस होता है और वहाँ से उसकी सरफेस के ऊपर आपको बबल्स भी नज़र आते हैं। डो की सरफेस के ऊपर बाकायदा बबल्स बन रहे होते हैं। दैट बबल्स आर इंडिकेटिंग कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम नाम दे रहे हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का, क्योंकि इस फर्मेंटेशन में अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है। अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड। क्या होता है?
2 molecules of pyruvic acid are broken into ethyl alcohol and carbon dioxide. ठीक है बेटे. इसके बाद सेकेंड टाइप है हमारी, दैट इज नेम्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दिस इज द सेकेंड टाइप. इसमें भी फर्स्ट स्टेप वही है, ग्लूकोज पहले तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में. यहाँ पर ये प्रोसेस होता है इनसाइड ह्यूमन स्केलेटल मसल्स. पायरुविक एसिड इज ब्रोकन इनटू लैक्टिक एसिड. यहाँ पर वहाँ पे आपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखा था कि एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी. यहाँ पर ओनली लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड. लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है और पायरुविक एसिड भी 3 कार्बन कंपाउंड है. बच्चों, पायरुविक एसिड जो है ये प्रोसेस होता है इन सम बैक्टीरिया. जो दूध से दही बनाने वाले बैक्टीरिया हैं वो भी ये प्रोसेस करते हैं. दूध के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एंड लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड देयर, जिसकी वजह से योगर्ट इज प्रोड्यूस्ड. इसके अलावा यही रिएक्शन ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन स्केलेटल मसल्स में और एनिमल में स्केलेटल मसल्स में भी होता है. क्या होता है कि जब बॉडी बहुत ज़्यादा हार्ड फिजिकल वर्क कर रही होती है तो बॉडी को एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. कुछ ग्लूकोज की ब्रेकडाउन तो एरोबिक हो रही होती है. मेनली ह्यूमन बींग्स आर एरोबिकली रेस्पायरिंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन ये है कि जब बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क कर रहे होते हैं तो उनके जो स्केलेटल मसल्स हैं, दोज मसल्स विच आर अटैच्ड विद द बोन्स, वो मसल्स एनारोबिक रेस्पायरेशन करते हैं और कुछ पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ये लैक्टिक एसिड होता हार्मफुल है. क्या होता है, जब एनारोबिक रेस्पायरेशन मसल्स के अंदर होती है, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है मसल्स में, और जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड जॉब करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड बनने की वजह से मसल्स में इकट्ठा हो जाता है और मसल्स में पेन की वजह भी बन जाता है. दैट इज ऑल्सो नेम्ड एज मसल्स फटीग. राइट बच्चों, दिस इज द सेकेंड टाइप विच इज़ नेम्ड एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. ये कुछ बैक्टीरिया करते हैं और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के स्केलेटल मसल्स में होती है. तो आज हमारा जो टॉपिक था दैट इज रेस्पायरेशन एंड इट्स टाइप्स. हमने कहा है रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें CH बॉन्ड्स ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इन द बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, and carbon dioxide, water and energy are produced in the form of ATP. बच्चों, अगर आप ये देखें तो आपको ये प्रोसेस ऑपोजिट नहीं लग रहा है उसके फोटोसिंथेसिस के? यस, वहाँ पे ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP प्रोड्यूस हो रही हैं जी. तो यहाँ पर क्योंकि ये प्रोसेस, ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको सेलुलर एनर्जी प्रोसेस, इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं. सेलुलर रेस्पायरेशन भी कहते हैं. और सेलुलर रेस्पायरेशन में वो कहते हैं फूड या ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज जो ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है इनटू वाटर. फिर वो कहते हैं यहाँ पर जितना भी रेस्पायरेशन का प्रोसेस होना है उसके लिए मेन जो फ्यूल है दैट इज ग्लूकोज. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन on the basis of availability of oxygen. First one is aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. बच्चों, aerobic respiration occurs in presence of oxygen while anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. फिर हमने कहा है कि aerobic respiration में जितने भी CH bonds होते हैं वो सारे ब्रेक होते हैं. किस तरह से? यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6 है,
फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ब्रोकन डाउन, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है ग्लूकोज, 6 कार्बन एटम से मिलकर बना है। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 2 पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड यहाँ पे 3 कार्बन कंपाउंड है, और जब ये पायरुविक एसिड की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसके बाद बेटे एनारोबिक रेस्पिरेशन है, जिसको फर्मेंटेशन भी कहते हैं। दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप तो वही सेम है कि ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरुविक एसिड। अब आगे क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसको हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन की फर्दर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, क्योंकि इसमें अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। इन दिस टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन अल्कोहल इज द मेन प्रोडक्ट, वाइल लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा। मेन जो रिएक्टेंट्स हैं वो पायरुविक एसिड ही हैं। अब इसके ऊपर रिएक्शन कौन कर रहा है, पायरुविक एसिड के ऊपर बैक्टीरिया और सम यीस्ट रिएक्शन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पायरुविक एसिड को कुछ बैक्टीरिया ब्रेक करते हैं। योगर्ट में, मिल्क में पाए जाने वाले ये बैक्टीरिया हैं और ये मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करते हैं। और उसके अलावा ये ह्यूमन बॉडी में मसल्स में, जो स्केलेटल मसल्स हैं, उनमें भी ये रिएक्शन होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का, और उसमें पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है इनटू लैक्टिक एसिड। ठीक है बेटे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट भी है। आपने एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन मार्क करनी है। द cellular respiration occurring in the presence of oxygen is called aerobic respiration, while that occurs in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. अब हम aerobic respiration को पूरा पॉइंट मार्क करेंगे फॉर शॉर्ट। अगर इक्वेशन के साथ आपको लिखना होता है, पूरे मैकेनिज्म बताना होगा। इसमें क्या होगा, इन द फर्स्ट फेज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ब्रोकन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड 3C। इन द सेकेंड फेज द मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड आर completely oxidized. All CH bonds are broken to CO2 and water and all the energy is released. The overall reaction is as follows. ये इक्वेशन आप फॉलो करेंगे। इसके बाद बेटे शॉर्ट के लिए आप मार्क करोगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को भी और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन को भी। ठीक है, विद इक्वेशन। यहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में दोनों में इक्वेशंस भी दी जा रही हैं, स्टार्टेड फ्रॉम पायरुविक एसिड। आपने भी पायरुविक एसिड से, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो सेम है, ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है बेटे, इसके बाद जो अब हमारे पास स्मार्ट सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंगली अब हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन एक्सक्लूडेड है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन भी शामिल नहीं है, एनर्जी बजट ऑफ रेस्पिरेशन भी शामिल नहीं है। तो आज आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है और रेस्पिरेशन की टाइप्स पढ़ी हैं। 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक, और एनारोबिक की फर्दर 2 टाइप्स पढ़ी हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है बच्चों, आज का लेसन अच्छी तरह से आपने याद करना है।